आयत ने तेजी से लाइन काटी और मोहत को देखने लगी, जो मेज से फाइल उठाकर बगैर कुछ कहे वापस पलट गया था। आयत ने कुछ सोचकर कॉल फिर से मिलाई। जहे नसीब, मिल गई मोहत साहिब से फुर्सत और याद आ गई हमारी। यार, मत भूला करो, ये मसरूफियत ही तुम्हें मेरी बदौलत नसीब हुई है। उसका अंदाज आमियाना था। आयत गुस्से से खोल कर रह गई। बको मत, हालात कुछ बेहतर होते तो ग्रीन सिग्नल देती ना तुम्हें। और अल्लाह के वास्ते इस एहसान को बार बार मत दोहराया करो। उतार दूंगी बदला सूद समेत। तुम भी याद रखा करो कि ये सब तो तुमने मेरे लिए हरगिज नहीं किया। यकीनन इसमें तुम्हारा भी मतलब था, तब ही तो ये सब कर पाए। वो कदरे नागवारी से बोली। हाँ हाँ हाँ। दूसरी तरफ फैसल का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ। उधार रखना तो तुमसे सीखा ही नहीं। मैं तो मानता हूँ यार कि इसमें मेरा भी मतलब पोशीदा था, वरना ऐसे फड्डों में फैसला कहाँ टांग उड़ाता है। लेकिन फायदा तो पूरे का पूरा फिलहाल तुमने उठाया है। मेरे दिल की मुराद कब पूरी होगी? वो मतलब की बात पर आया। मुख्तसर बात किया करो, इसीलिए कॉल की है। तुम्हें लगा, मुझे लगता है तुम्हें अपना रिश्ता भेज देना चाहिए। अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सबको मनाने की। आगे देखो क्या होता है। ना ना ना, ये मत कहना कि आगे देखो क्या होता है। मैंने तुम्हारा काम पूरा करके तुम्हें अपना गोहरे मकसूद हासिल करने में तुम्हारी मदद की है, तो अब तुम्हें भी कुछ ऐसा करना है कि वो मेरी जिंदगी में शामिल होकर रहे। इतने पापड़ मैंने इसलिए नहीं बेले कि तुम मुझे ये कहकर टरखा दो कि देखो क्या होता है। उसका लहजा तेज हुआ। मैंने एक मुमकिना बात की है, बस मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें ही मिलेगी। उसके अंदाज को देखते हुए आयत को अपना अंदाज भी बदलना पड़ा था। बस तुम जल्द अज जल्द वो करो जो मैंने कहा है। घड़ी में वक्त देखते हुए उसने बात मुख्तसर की कि कहीं फिर कोई कमरे में ना आ जाए। ताहम फैसल के अंदाज और बातों ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त तो वो जज्बात में फैसल को ये राह दिखा बैठी थी। अब जब वो जिस रास्ते पर चल निकला था तो चाहता था कि वो उसको मंजिल तक भी पहुंचाए, जबकि उसे यकीन था कि वो मोहत, ताया और ताई को तो शीशे में उतार लेगी, मगर अम्मा जी की शजर से मोहब्बत की हद को भी जानती थी कि अम्मा जी शजर से पूछे बगैर कोई ऐसा फैसला नहीं लेने वाली थी, क्योंकि उसकी जिंदगी का मामला था। तो ऐसी सूरत में वो फैसल के जारहाना रवैये का क्या जवाब देगी? खैर, हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। ऐसा अगर हो जाता तो वो एक तीर से दो शिकार करने वाली थी। फैसल के एहसान का बोझ भी उतर जाता और शजर नाम का कांटा निकल जाने से उसकी जिंदगी भी गुलो गुलजार हो जाती। अब उसे ऐसा कुछ करना था कि अम्मा जी समेत सब घर वाले फैसल के रिश्ते के लिए मान जाते, और बज़ाहिर उसमें कोई कुबाहत नजर नहीं आ रही थी। बाकी सब बात पर छोड़कर वो घर के काम निपटाने बाहर चल दी थी। सुनो शजर, अब तो हमारी शादी होने वाली है, अब तो थोड़ी इज्जत दे दिया करो। आप कहकर बुला लिया करो, देखने सुनने वाले क्या कहेंगे? वो बेचारगी से बोला। क्या बात हुई है भाई, इज्जत दिल में होनी चाहिए। ये भारी भरकम अल्फाज, ये आप जनाब मेरे मुंह से निकलते ही नहीं तुम्हारे लिए। जुबान ही बल खा जाती है। लोगों का क्या है, उनका काम ही बातें बनाना है। मैं आप जनाब कहकर बुलाऊंगी, तब भी एतराज का कोई ना कोई पहलू निकाल ही लेंगे। उसका अंदाज शहाना था। बेसाख्ता एक सिसकी उसके मुंह से निकली। देखो तो मोहत, बड़ी से बड़ी बात को खातिर में ना लाने वाली शजर, आज तुम्हारी बीवी की नोकीली जुबान के जहर से बचने के लिए अपना घर बार छोड़कर पराये घर पर डेरा जमाए बैठी है। मगर कब तक? उसने दिल ही दिल में मोहत को मुखातिब किया था। नहीं आयत, नहीं। मैंने बहुत सोचा, फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैंने कोई गुनाह किया है ही नहीं, ना कोई गलती। फिर मैं क्यों दर बदर भटकती फिरूं? मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। भले तुम्हारे शोहर पर अब मेरा कोई हक नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारा कोई बेजा दबाव और तंज या गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं पूरे वकार और शान से जीऊंगी इस घर में, जो मेरा भी है, क्योंकि इन चंद दिनों में मैं ये अच्छी तरह जान गई हूँ कि जब तक हम खुद अपने आप को इज्जत नहीं देंगे, कोई दूसरा भी नहीं देगा। ये दुनिया कमजोर को दबाती है और मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं इस कसूर की सजा नहीं भुगतूंगी जो मैंने किया ही नहीं है। पाक परवरदिगार मुझे साबित कदम रखना, आमीन।
पूरे चांद पर नजर जमाए वो कितनी ही देर से खुद एहतसाबी के अमल में थी। युशरा पूरी कोशिश करती थी कि उसे भरपूर कंपनी दे और किसी न किसी काम में मसरूफ रखती, मगर अब्दुल हनान को भी युशरा की भरपूर तवज्जो चाहिए थी और कुछ देर कबल ही वो उसे लड़कियों वाले कमरे में छोड़ कर गई थी। उसके जाने के बाद उसका दिल इतना घबराया था कि वो बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गई कि उसे कब अकेला और तन्हा रहने की आदत थी। वो हतमी फैसला करके उठी और उसी कमरे में आ गई जहां उसकी रहाइश थी। थोड़ी ही देर में वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर दोबारा बैग में रख रही थी। युशरा यकीनन उसे महीना भर रहने के लिए अपने साथ लाई थी, मगर बामुश्किल 5 दिन ही गुजारे थे। अभी उसने बहुत सोचा कि जो फैसला किया था अब उसे उस पर कारबंद रहते हुए जिंदगी गुजारनी थी और इन लोगों को भी अपने तर्ज अमल से खुशी देनी थी जो उसे खुश देखकर सुकून से जीते थे, जैसा कि अम्मा जी। अब्दुल हनान की इजाजत से वो आज शजर को अम्मा जी के घर छोड़ने गई थी। इरादा था अम्मा जी और बाकी घर वालों से भी मिल लेगी। दूसरा, उसे शजर के अज़म और मजबूती से खुशी दी थी जब उसने बताया था कि वो अब सब कुछ भूल के नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती है। फिर उसके यहाँ रहने की वजह अम्मा जी भी बहुत परेशान हैं। युशरा को हकीकत में उसकी सोच बदलने पर बहुत तमानियत महसूस हुई थी क्योंकि वो शजर के लिए दिल से परेशान थी। डॉक्टर ने अब्दुल हनान को अब कुछ एक्सरसाइज के साथ साथ बैसाखी के सहारे दिन में 5-6 बार 20 से 25 कदम चलने की ताकीद की थी ताकि 1-2 माह में उसका जिस्म आदी हो सके। फिर उसमें बेहतरी देखकर उसे ऑपरेशन की तारीख दी जानी थी। ना जाने क्यों युशरा के सामने इस तरह लाचारी से चलना उसे अच्छा नहीं लगता था कि युशरा के सामने वो जिस शान से चला करता था उसके सामने अब ऐसे किस तरह चलेगा। उल्टा युशरा जब उसे चलने की ताकीद करती वो चिढ़ जाता और उसे डांट देता, नाराज हो जाता था। वो इस सूरत हाल से परेशान थी, सो आज जानबूझकर उसे अकेला छोड़ा था। फिर खुद ही जाकर अजमल के जिम्मे लगाया कि उसके जाने के बाद उसे चलने के लिए आमादा करे। लेकिन जब युशरा के मेके जाने के बाद अजमल उसके कमरे में आया तो उसे खुद से वर्जिश करते देखकर मुत्तमिन हुआ था। शाबाश शहजादे, शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत। हमें बहुत जल्द वो पहले वाला अब्दुल हनान चाहिए, जिंदा दिल, बहादुर, अपने कदमों और फैसलों पर मजबूती से खड़ा रहने वाला, उसने पुरखलूस से कहा। जवाब में पसीने से शराबूर अब्दुल हनान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। 10-15 मिनट बाद मखसूस वर्जिश करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुव्वते मुदाफ़त को इस्तेमाल में लाते हुए पहली बार लाठी के सहारे बाहर आया था। अम्मा जहां के बिस्तर से लग जाने के बाद जहां मंजिल की सारी रौनकें जैसे मांद पड़ गई थी, सारे घर में खू का आलम था। सुल्ताना ताई भी शायद अपने कमरे में थी। इतने दिन बिस्तर पर लेटे लेटे उसे चलना जैसे भूल गया था। मजीद ये कि उसे चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ताहम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो अम्मा जहां के कमरे की तरफ आ गया। बिस्तर पर लेटे हुए वो छत पर नजरें जमाए हुए थी। ताहम आहट पर मुड़कर देखते हुए उन्हें जैसे ही पसीने में शराबूर अब्दुल हनान अंदर आता दिखाई दिया तो वो खुशी से खिल उठी और सहारा लेकर उठ बैठने की कोशिश करने लगी। आओ आओ मेरे बच्चे, जीते रहो, खुश रहो। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें इस तरह अपने पैरों पर चलता देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वो टेक लगाकर बैठते हुए नकाहत से बोली। अब्दुल हनान बगैर कुछ कहने उनके बिस्तर के करीब आया। बहुत कोशिश के बाद उनके बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद बैसाखी बेड के सहारे खड़ी की और गहरे गहरे सांस लेने लगा। वो बुरी तरह थक गया था। मामूल के अंदाज में वो किचन में दाखिल हुई, मगर ठिठक कर रुक जाना पड़ा कि फजर की किसी बात पर मुस्कुराती और मगन अंदाज में रायता बनाती वो शजर ही थी जिसकी घर में एक बार फिर मौजूदगी उसे काटने की तरह चुभने लगी थी। ये कब आई और क्यों? खुद से सवाल करती वो आगे बढ़ी और किसी से कुछ कहे बगैर फ्रिज खोला कि उसको देखने के बाद वो भूल गई थी कि वो किचन में क्या करने आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आयत? शजर ने खुद ही पहल की कि उसके ख्याल में इन दोनों के दरमियान सर्द मोहरी की फिजा घर के माहौल को खराब कर सकती है।
ٹھیک ہوں، سلام کا جواب دیے بغیر اس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ فریج سے پانی کی بوتل اٹھا لی، شیلف سے گلاس اٹھا کر کوئی باور بات کہے اور سنے بغیر جیسے آئی تھی ویسے واپس چلی گئی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیت کو کیا ہو گیا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہے؟ ناراضی اور غصے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں بہت سوچنے پر بھی مجھے رتی بھر بھی اپنا قصور نظر نہیں آتا۔ پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ زبردستی یہ قصور میرے کھاتے میں ڈال کر مجھے تکلیف دینا چاہتی ہے۔ اس نے فجر سے آیت کے رویے کا شکوہ کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وہ شاید تمہارے اور موہت کے ساتھ رشتے اور تعلق کی وجہ سے انسیکیور ہو جاتی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، وہ اس کے رویے کو محسوس مت کرو، یہ سب نیچرل ہے۔ ایسی صورتحال میں آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے معمول پر آ جائے گا۔ فجر نے برنر بند کیا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر رسان سے سمجھایا۔ شجر بھی شاید اس کی بات سمجھ گئی تھی، تبھی طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ، آمنہ نے شادی کے بعد چکر لگایا تھا، گھر کیسی تھی؟ خوش تو تھی نا؟ فجر نے اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے پوچھا۔ آئی تھی اپنے خاوند کے ساتھ، بس کھڑے کھڑے ہی آئی اور جلدی آنے کا وعدہ کر کے لوٹ گئی۔ اتنی دیر بیٹھی ہی نہیں کہ اس کی خوشی یا ناخوشی جانچ سکتی، لیکن بہرحال مطمئن لگ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی جلد ہی ہم سب کو اپنے گھر بلائے گی، اللہ پاک اسے خوش رکھے۔ چلو تم میز پر برتن رکھنا شروع کرو، بس یہ سب کچھ ڈشز اور ڈونگوں کو نکال لو۔ فجر نے چاولوں کا کام دیکھتے ہوئے کہا تو شجر سر ہلاتے ہوئے برتنوں والے کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ فارغ ہیں تائی اماں، مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ آیت نے ان کے کمرے میں جھانک کر تایا جان کی غیر موجودگی کی تسلی کی اور پھر اندر آتے ہوئے کہا کہ 3 دن سے وہ ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اسے اکیلے دستیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ آؤ آؤ بیٹا بیٹھو، کیا بات ہے؟ انہوں نے خوش دلی سے کہا اور دوپٹہ جس پر کروشیے کی بیل بنا رہی تھی ایک طرف رکھ دیا اور اینک اتار کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تائی اماں، مجھے نہیں لگتا کہ جب تک شجر اس گھر میں ہے مجھے کوئی سکھ مل سکے گا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی اور بات ہوئی تم دونوں کے درمیان؟ اس کی پریشانی دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوئی۔ مسئلہ تو یہی ہے تائی جان کہ کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہمارے درمیان کرنے کو۔ وہ 7 دن جو اس کی غیر موجودگی میں نے گزارے، ہزار جتن کر کے موہت کو آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس لے آئی۔ وہ ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، مگر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے لگے تھے، مگر اس کے واپس آتے ہی سب بگڑ گیا۔ وہ پھر سے ایسے ہو گئے جیسے کبھی مجھ سے کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، پہلے سے بھی سخت خول میں بند ہو گئے ہیں۔ جب تک شجر اس گھر میں ہے نہ میں خوش رہ پاؤں گی نہ ہی موہت میری طرف متوجہ ہو پائیں گے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے آیت کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے طے پاتا ہے، اس میں محبت اور مضبوطی بھی وہی دیتا ہے، پھر اولاد اس رشتے میں مزید مضبوطی لے آتی ہے۔ ایسے میں تم صرف ایسا کرو، اس بات کو محسوس کرنا چھوڑ دو کہ جب تک شجر ہے تم خوش نہیں رہ پاؤ گی، یا موہت تمہاری بجائے اس کی طرف متوجہ رہے گا۔ ایسا سوچتی رہو گی تو ایسا نہ بھی ہوا تب بھی تمہیں بدگمان رکھے گا، وہ اسے ایک بار پھر سمجھا رہی تھی۔ شجر نے سدا اس گھر میں نہیں رہنا، جلد یا بدیر وہ بھی رخصت ہو جائے گی، لیکن تم اس کو ذہن میں رکھو گی تو اپنی زندگی خراب کرو گی اور موہت کا دماغ بھی۔ تم خود خوش رہو اور اسے بھی خوش رکھو، بس باقی سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے مزید سمجھایا۔ تائی اماں، میں سمجھتی ہوں کہ شجر کا اب اس گھر سے رخصت ہو جانا ہی بہتر ہے۔ پچھلے دنوں ماموں کے گھر مجھے فیصل ملا تھا، وہ شجر کی تمام بدتمیزی تھپڑ والی بھول کر اب بھی اسے اپنانے کی کوشش رکھتا ہے۔ اس نے مجھے اپنا اندیا گھر والوں تک پہنچانے کی درخواست کی تھی اور یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ شجر کے لیے رشتہ لا سکتا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے اسے کہا کہ وہ جب چاہے اس مقصد کے لیے اپنے گھر والوں کو لا سکتا ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اس میں معذرت کی کیا بات ہے؟ تم نے تو اچھا ہی سوچا، جو بھی سوچا۔ میرے خیال میں تو ان حالات میں اس رشتے سے اچھا اور رشتہ کہاں ملے گا شجر کو، پڑھا لکھا، برسر روزگار، خوبرو اور خاندانی، پھر سب سے بڑھ کر اس کی شرافت کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ معمولی سی بات پر لڑکی سے تھپڑ کھا کر پھر بھی اسی کی خواہش رکھتا ہے۔ جی بالکل، میں نے بھی یہی سوچا ہے۔ اب 1-2 دن میں وہ لوگ جیسے ہی آئیں آپ کو اماں جی پر دباؤ ڈالنا ہے۔
कि हर सूरत इस रिश्ते को हाँ कर दे। एक बार अम्मा जी मान गई तो फिर और किसी को एतराज नहीं होगा। ठीक कह रही हो तुम, उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा। आयत को कायल करके मुत्तमिन हो गई थी। क्या बना रही हैं? दिखाइए जरा, उसने दुपट्टा उठाते हुए कहा। वाह, बहुत जबरदस्त काम है। दुपट्टा हाथ में लेकर उसने तौसीफी अंदाज में कहा। युशरा का है, तुम्हें भी बना दूंगी ऐसा। वो मुस्कुरा कर बोली। चले ठीक है, मैं चाय ला दूं आपके लिए? हाँ ले आओ। थोड़े से काम से सर में दर्द होने लगा है और आंखों में भी अब ना वो वक्त रहा ना हिम्मत जब ढेरों काम एक साथ निपटा लिया करते थे और पता भी नहीं चलता था। उन्होंने ऐनक दोबारा उठाई और दुपट्टे की तरफ मुतवज्जा हुई। बल्कि ऐसा करो आयत, अम्मा जी से भी चाय का पूछ लो, फिर वहीं दे जाओ चाय मुझे। मैं जरा अम्मा जी को शजर की शादी के लिए टटोल लूं कि उनके जहन में क्या है, और लगे हाथों उनको राय भी दे दूंगी कि अगवा वाली बात फैलने से पहले ही जो मुनासिब रिश्ता आए लड़की के हाथ पीले कर देने चाहिए। वो उठते हुए बोली। जी ठीक कहा आपने, आयत ने मुअद्दबाना पान के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। सो जल्दी से अम्मा जी के कमरे की तरफ चल दी थी। फजर को ही याद आया था, सो उसने ही सबको जाकर बारी बारी अपने प्रोग्राम से आगाह किया। गो के ऐसा होना इस घर का शुरू से मामूल था, मगर पे दर पे हालात और वाकयात की तरतीब कुछ ऐसी बदली थी कि वो सब ही अपने अपने मदार से हट गए थे। मोमना सबसे ज्यादा पुरजोश और खुश थी। उसने ऐसे प्रोग्राम्स के सिर्फ किस्से सुन रखे थे और अब वो उनमें शामिल होने वाली थी। उस पर मुतजाद ये सब कुछ जिसके लिए हो रहा था वो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। अम्मा जी और सफिया ताई की मशावरत से खाने के लिए मेन्यू सेट कर लिया गया था। अब फजर ने ही शोर मचाया कि उन्हें गिफ्ट्स के लिए मार्केट जाने की इजाजत दी जाए, मगर शजर वाले वाक़ये के बाद अम्मा जी बहुत डर गई थी। सो वो इस हक में नहीं थी कि वो लोग टैक्सी से जाएं, जबकि ताया और मोहद अपने अपने काम पर थे। घर वाली गाड़ी भी ताया जान लेकर गए हुए थे। ऐसे में युशरा जो खड़े खड़े सबका हाल पूछने आई थी, अजमल को बतौर ड्राइवर उनके लिए पेश कर दिया और उनका प्रोग्राम सुनकर खुद भी साथ ही तैयार हो गई। अब अम्मा जी को इजाजत देते ही बनी थी। सो सारा काफिला अजमल की मौयत में मार्केट की तरफ रवाना हुआ था, सिवाय आयत के, जिसे आज सुबह मोहद ऑफिस जाते हुए उसके मामू के घर छोड़ गया था। यूं अजमल जो दिल के हाथों मजबूर होकर आए, रोज युशरा को अपनी खिदमत पेश करता रहता था, उसकी तो दिली मुराद भी भर आई थी। हालांकि सुल्ताना ताई के साफ जवाब के बाद उसे उम्मीद कम ही थी इस ताल्लुक के पिनपने की, मगर दिल का क्या करता जिसने इस जैसे सख्त और अकड़ बंदे को भी चारों शाने चित कर दिया था। मैं शावर ले लूं, तुम जल्दी से चाय ले आओ। ऑफिस से आते ही नक सक से तैयार मोमना उसे मिली तो सारे दिन की थकावट जैसे पल में उतर गई थी। सीटी पुरशौक सी धुन बजाता वो फ्रेश होकर जिस वक्त वॉशरूम से बाहर आया, मोमना उसे मुस्कुराती हुई मिली। क्या बात है भाई, आज क्यों इस मासूम जान का इम्तिहान लिया जा रहा है? ये और बातें कि ये मासूम बंदा ऐसा इम्तिहान रोजाना पसंद करेगा। आईने के सामने बैठे हुए उसने बाल संवारते हुए मुस्कुरा कर मोमना से सवाल किया। और ये चाय कहाँ है भाई? अब वो सोफे पर बैठ गया था। सब्र करें, चाय के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा, मगर यहाँ नहीं, आपको मेरे साथ ऊपर चलना होगा। मैंने खेजी से मुस्कुराती हुई वो उसके करीब आई और हाथ पकड़ कर उठाते हुए बोली, यार ये बीवियां जब ऐसे जानलेवा अंदाज में मुस्कुरा कर बात करें तो शरीफ आदमी समझ जाता है कि या तो शॉपिंग का मूड है या अम्मा के घर का। मगर यकीन करो आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल ले चलता हूँ ना जहाँ तुम कहोगी। बेचारगी से बोलता हुआ वो किसी मंदी से और फैल कर बैठ गया। भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसे ही इन शोहर हजरात ने हम बीवियों को बदनाम किया हुआ है। चलिए तो सही, मुझे घर में ही आपको कुछ दिखाना है। वो मसनूई खुफगी से बोली। अच्छा भाई चलो, ले चलो जहाँ चलना है, वो उठता हुआ बोला। ऑफिस से वापसी पर मोहद आयत को मामू के घर से लेता हुआ आया था। लाउंज में ही इन दोनों को फजर ने आन लिया। हेलो हेलो ख्वातीनो हजरात, मेरा मतलब है खातूनो खसरात, रुक जाएं। शादी हो जाने का ये मतलब नहीं है कि ये हमारे भाई मुकम्मल आपके कब्जे में आ गए, बल्कि इसी तरह आपकी जिंदगी की साथी बन जाने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप हमारी ग्रुप मेंबर पर मुकम्मल कब्जा जमा लें। उसने बारी बारी दोनों मुखातिब होकर कहा। हम आपकी ग्रुप मेंबर पर कब्जा रखने का हरगिज दावा नहीं रखते, इसलिए हमें इस इल्जाम से बरी करते हुए जाने की इजाजत दे दी जाए और अपनी सहेली को जब भी चाहें
ले जा सकती हैं। बहुत दिनों बाद मोहद भी अपने पुराने अंदाज में दो बदू बोला था, जबकि आयत को फजर की ये बेतकल्लुफी पसंद नहीं आई थी। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। नहीं ना, आप दोनों का थोड़ा सा कीमती वक्त चाहिए बस। और कितना वक्त आपने फजूल सी बहस में जाया कर दिया। मोहद, तुम अपना ये ब्रीफ केस मुझे दो, मैं कमरे में रख कर आती हूँ। तुम दोनों छत पर चलो, अम्मा जी ने फौरन बुलाया है। फजर ने कहते हुए उसके हाथ से बैग ले लिया, जिसमें लैपटॉप और एक दो जरूरी फाइल्स थी। अम्मा जी ने, खैरियत तो है? वो ठीक हैं? हाँ हाँ, सब ठीक हैं। तुम अपनी बेगम को लेकर चलो, मैं ये रख कर 1 मिनट में आई। फजर अजलत में कहती हुई वहां से चली गई। वो दोनों एक साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़े और छत पर पहुंचने से पहले ही फजर भी उनके करीब आ गई थी, मगर छत पर पहला कदम रखते ही वो दोनों चौंक कर रह गए। पूरी छत की मंडेर और दीवारों को गुब्बारों और आराइशी झंडियों से सजाया गया था। मंडेर पर 1-1 फुट के फासले पर मिट्टी के दिए रखे थे, जिनमें आधे रोशन थे, बाकी बुझ जाने वाले दियों को मोमना एक एक करके जला रही थी। घर के सभी अफराद फर्शी निशिस्त पर विराजमान खुशगपियों में मसरूफ थे, जबकि दरमियान में दस्तरख्वान पर लगे बर्तन और साथ रखे कुछ बाजारी खानों के डिब्बे भी नजर आ रहे थे। मोहत के वजूद पर छाया बेजारी का जमूद तरह करके टूटा था। उसने अम्मा जी के पहलू में बैठी शजर की मुस्कुराहट को भी देख लिया था। फिर इतने दिन बाद घर के मकीनों को ऐसे एक साथ खुशगवार मूड में देखना, एक खुशगवारियत की लहर पूरे वजूद में दौड़ा गया था। ताहम आयत का मूड सबको खुश देखकर बिगड़ गया था, मगर उसने कुछ कहा नहीं और आगे भर कर सफिया ताई के साथ बैठ गई। आओ भाई दूल्हे मियाँ, सालगिरह मेरी है, इंतजार तुम्हारा हो रहा है घंटा भर से, उसने मोहत की जगह अपने पास बनाते हुए खुश दिली से कहा। सॉरी, मैं भूल गया था ये दिन, वरना मुझे और घर के किसी फर्द की बर्थडे भूल जाए हो ही नहीं सकता था। उसका अंदाज माजरत ख्वाना हुआ कि वाकई अगर छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठे बैठकर बांटा इस घर की रवायत थी, तो इस सब का रूह रवां मोहद ही हुआ करता था। और ये और बात थी कि कुछ दिन से वो दिन ख्वाब हो गए थे। चले भाई, अब जब सब आ गए हैं तो केक काट लिया जाए, फिर खाने का वक्त भी हुआ चाहता है। युशरा भी नीचे पहुंच गई है। मेकअप दुरुस्त करने के लिए 5 मिनट का वक्त मांगा है उन्होंने। शजर जरा आगे होकर दोनों डिब्बों से केक निकालो और मोमबत्तियां जलाओ। और मोमना, तुम्हारे दिए नहीं मुकम्मल हुए अभी तक, जल्दी आओ भाई, फजर ने जल्दी जल्दी प्लेटें सेट करते हुए कहा। शजर भी सर हिलाती हुई आगे भरी और केक निकालने लगी। इतने में मोमना भी इन दोनों के साथ शामिल हो गई और चंद लम्हों बाद युशरा ने शामिल होकर उनका प्रोग्राम मुकम्मल कर दिया था। फिर अयान के केक काटने के बाद उसने पहले वाले अंदाज में सबसे लड़ झगड़ कर तहाइफ वसूल किए। मोहत ने माजरत करते हुए उसे कल गिफ्ट देने का वादा किया है। आयत ने भी जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मोहद वाला ही जवाब दिया था। ताहम उसका आयान को ना गिफ्ट देने का इरादा था, ना ही आइंदा इन लोगों की ऐसी किसी सरगर्मी में शामिल होने का इरादा था, ना मोहद को शामिल होने देने का। उसने इस बात का दिल में मौसम इरादा कर लिया था। बड़े जब खाना खाने के बाद उठ गए तो फजर ने ही ऐलान किया और ओहदे रुफ्ता को आवाज देते हुए महफिल जमाई और बैतबाजी की जाए। मोमना ये सब देखकर बहुत खुश थी और महफिल में भरपूर हिस्सा ले रही थी, मगर जैसे ही शजर के शेर को ये पर छोड़ने के बाद मोहद ने हाथ खड़ा किया, आयत की बर्दाश्त की हद हो गई। वो फौरन उठ खड़ी हुई तो सब ने चौंक कर उसे देखा। मेरा ख्याल है रात बहुत हो गई है, अब चलना चाहिए, सुबह फिर आपको ऑफिस के लिए आंख नहीं खुलेगी, उसने मोहद से नरमी से मुखातिब होकर कहा। तुम चलो, मैं 5 मिनट में ये कंपटीशन जीत कर आता हूँ। मोहद का अंदाज खुशगवारी लिए हुए था। अदब से कमाल ज़ौक होने के बायस उसने कभी किसी को जीतने ही नहीं दिया था, तो आज कैसे ये होने देता। आयत ने एक नजर उस पर और दूसरी शजर पर डाली और सुलगते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सफिया ताई आयत के कमरे के सामने से गुजरती हुई ठिठकी कि अंदर से रोने और चीजें जमीन पर गिरने की आवाज आ रही थी। नाप घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होने पर जो कुछ उन्होंने देखा वो खुलाफे तवक्का था। पूरा कमरा उलट पुलट था। सिंगार मेज पर मौजूद सारी चीजें कालीन पर थी, जिनमें से आधी टूट चुकी थी। बेडशीट और तकिए नीचे पड़े हुए थे। कालीन पर घुटनों में सर दिए हुए जोर जोर से रोती बिलाशुबा वो आयत ही थी। सफिया ताई बिजली की तेजी से उसके करीब आई। आयत,
आयत, मेरी बच्ची क्या हुआ? वो उसके पास नीचे ही बैठ गई और कंधे से हिलाकर उसे तवज्जो किया। आयत ने झटके से अपना सर उठाया। सुर्ख चेहरा, वहशतज़दा मुतवर्रम आंखें और चेहरे पर अजीब सा तासुर जिसको देखकर वो खौफजदा हुई। वो वहां है, उसके पास। मैं अकेली यहाँ मर रही हूँ। मैं उसे मार दूंगी। मैं उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिंदा ही नहीं रहने दूंगी। लफ्ज टूट टूट कर उसके लबों से निकले, जैसे वो लाशौरी तौर पर ये सब कह रही हो। कौन किसके पास है आयत? तुम क्या कह रही हो? मोहत कहाँ है? उन्होंने उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से पूछा। मोहत, ताई अम्मा, मुंह आपने देख लिया ना कि मैं कुछ भी कर लूं, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तक नहीं होती मेरे लिए, ना लबों पर एक लफ्ज और उसकी सिर्फ मौजूदगी से वो गुलाब की तरह खिल उठता है। वो वहां बैठा शेर व शायरी के जरिए अपने जज्बात की तस्कीन कर रहा है। मुझे उसने यहाँ भेज दिया है। वो एक बार फिर रो दी। लेकिन मैं ऐसे नहीं चलने दूंगी। आप देखना, मैं या तो खुद को कुछ कर लूंगी या इस शजर को मार दूंगी। कम अज कम इस रोज रोज की अजियत से तो बेहतर होगा ये, उसने आंसू पोंछते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा। सफिया ताई को पहली बार उसके इस अंदाज पर गुस्सा भी आया और खौफ भी महसूस हुआ। पागलों वाली बातें मत करो। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, ना ही ऐसा कुछ है कि तुम्हें ऐसा कदम उठाने की जरूरत है, वो सख्ती से बोली। तुम सुन रही हो ना मेरी बात आयत? उन्होंने उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए पूछा। मैं क्या करूं ताई जान, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत कोशिश और जब्त के बावजूद मेरा दिल चाहता है पूरी दुनिया को आग लगा दूं। मैं जब जब उनके पुराने ताल्लुक और नई तजदीद को देखती हूँ, मेरे अंदर एक आग भड़क उठती है, उसने बेबसी से कहा। मैंने कहा ना, कुछ अरसा सब्र करो, जल्द ही शजर की शादी हो जाएगी और तुम जितना इस बात को सोचोगी, तुम्हें वो सब मौसम होकर सामने आता महसूस होगा। ऐसा कुछ ना भी हो, उनके बीच तुम्हारा ये रवैया तजदीद करवा कर छोड़ेगा। अब उनके अंदाज और लहजे में महसूस की जाने वाली नाराजगी थी। उसी पल दरवाजा खोलकर मोहत अंदर दाखिल हुआ, मगर उसे कमरे की हालत देखकर ठिठक कर रुक जाना पड़ा। ये सब क्या है और किसने किया? वो हैरत और संजीदगी से बोला। आयत ने नजरें चुराई तो सफिया ताई ने एक जताती हुई नजर आयत पर डाली, जैसे कह रही हो, लो अब जवाब दो। मोहत ने तकिए उठाकर बेड पर रखे और कॉस्मेटिक्स की चीजों को, जो अशिया बच गई थी, उठाकर दोबारा अपनी जगह पर रखने लगा। ताहम उसके चेहरे पर एक महसूस की जाने वाली संजीदगी धर आई थी। आप क्यों बेआराम हो रही हैं इस वक्त? चले मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आऊं। वो सफिया ताई का हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए बोला। वो बेटा, आयत की तबीयत ठीक नहीं थी। तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसने एक कयामत बर्पा कर दी, वो नाराजी से बोला। आप फिक्र ना करें और चलें अपने कमरे में। जानती भी हैं, जरा सी परेशानी हो या सोने जागने के मामूल में तब्दीली से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन तुम आराम से बात करना। अभी तुम्हारी शादी के नए नए दिन हैं। तुम एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगता है। ऐसे में दरगुजर ही वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर मियाँ बीवी एक पुरसुकून घर की बुनियादें रखने में कामयाब हो पाते हैं। वो चलते हुए उसे समझा रही थी। काश के इन नसीहतों को आप अपनी लाडली के पल्लू से भी बांधती, तो ही पुरसुकून घर बन पाता। वो सर हिलाता हुआ सोच कर रह गया। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वो अपने कमरे के दरवाजे पर रुक गई। वो नादान है, लाउबाली और कम उम्र है, मगर सिर्फ इस चीज को जहन में रखना कि तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करती है वो, इसलिए आराम और तहम्मुल से। जी मैं समझता हूँ, आप फिक्र मत करें। आपने दवा ले ली ना? हाँ ले ली थी। जाओ अपने कमरे में, जीते रहो आबाद रहो। उन्होंने तसल्ली देकर उसे रुखसत किया था। या मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे ये दिन दिखाया। अनायत बी ने हाथ उठाकर बेसाख्ता शुक्र का कलमा अदा किया तो नाइमा ने शर्मा कर सर झुका लिया था। देखा अम्मा जहाँ की दुआओं और पड़े हुए पानी की बरकत, उम्मीद है अब तुम्हें पता चल ही गया होगा। वो खुश होकर फखराना अंदाज में बोली, जैसे नाइमा के घर खुशखबरी अम्मा जहाँ ही की मरहून मिन्नत हो कि अगर वो पानी ना पार कर देती तो नाइमा इस खुशी से महरूम रह जाती। नाइमा उनकी अम्मा जहाँ से वालहाना अकीदत को जानती थी और शादी के शुरू दिनों में हर अच्छे को अम्मा जहाँ की दुआओं और दम से और हर बुरे को अम्मा जहाँ की नाफरमानी से मंसूब करने पर बहुत मोहब्बत करती थी। मगर अब उसने ऐसा करना छोड़ दिया था कि घर का सुकून इसी से मुजमिर था। वो उनसे मुत्तफिक हो या ना हो, बस खामोश रहे। और जब से वो इस असूल पर कारमंद हुई थी, घर में अमनो अमान रहने लगा था। मगर एक मसला हो गया अम्मा,
डॉक्टर ने नाइमा को मुकम्मल बेड रेस्ट बताया है और आपका भी पाँव अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, तो अब कैसे घर का काम चलेगा? उनके बेटे ने परेशानी से कहा। आप मोहल्ले की किसी औरत को काम पर रख लें, इसके सिवा तो कोई चारा नहीं है। उसने बात को मजीद आगे बढ़ाया। मैंने तो अपने मुश्किल तरीन दिनों में भी किसी गैर औरत के हवाले बावर्ची खाना नहीं किया। क्या ये मेरी मुर्शद की नसीहतों में से एक नसीहत है? तो अब कैसे कर सकती हूँ ये? वो दो टोक अंदाज में बोली। फिर एक और हल भी है अम्मा, इसका मगर आप सुनकर नाराज ना हो, इसलिए आपको कहा नहीं। वो झुक कर बोला तो अनायत बी ने सवालिया नजरों से बेटे की तरफ देखा। जलाल बहुत परेशान है, कल मुझे मिलने आया था। आपकी नाराजी उसे खाए जा रही है। अपनी मर्जी से शादी करके भी वो खुश नहीं है, क्योंकि आप नाराज हैं। वो अपने घर आना चाहता है, यहाँ आना चाहता है। उसने कहा अम्मा से कहें मुझे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट होने की इजाजत दे दें। बेशक जब तक आप ना चाहें उसकी बीवी आपके सामने नहीं आएगी, मगर उसे ये इत्मीनान तो होगा कि वो अपने घर में है, आपकी दुआओं के साए में। पहले तो मैंने उसकी बात सुनी नहीं और डांट दिया कि अब हमारे घर में उसकी कोई जगह नहीं है, मगर उसकी हालत देखकर दिल पसीज गया। अम्मा, वो बहुत कमजोर हो गया है। आपकी नाफरमानी का दुख अलग है और आपकी जुदाई का गम उसे अंदर ही अंदर खा रहा है, कमजोर कर रहा है उसे। अनायत बी ने बेसाख्ता पहलू बदला। लाडले बेटे की हालत ने जैसे दिल मुट्ठी में ले लिया था। वो घर आ जाएंगे तो मुझे पीछे आपकी और नाइमा की फिक्र नहीं रहेगी। अब तो जो होना था वो हो चुका। आप ये भी जानती हैं कि वो लाडला जलाल अपनी धुन का कितना पक्का और कितना जिद्दी है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आप बड़ी हैं, आप ही दरगुजर फरमाइए, बाकी आखिरी फैसला यकीनन आपका ही होगा। वो तवील बात कहकर मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गया। ये नाइमा के दिन रात समझाने का असर था कि वो अनायत बी से ये बात करने पर राजी हुआ था, और ना वो भी पूरी तरह अनायत बी का हमनवा था, मगर नाइमा को उसे मुसलसल समझाना रंग लाया था। ये अनायत बी और नाइमा की ऐसी हालत थी जिसने उसे अम्मा से बात करने पर मजबूर कर दिया था। बहरहाल नाइमा पुर उम्मीद जरूर हो गई थी। मैं आराम करना चाहती हूँ बहू, मुझे एक गिलास पानी दो और तुम मेरे पीछे से ये तकिया निकाल दो, वो थके हुए लहजे में बोली। नाइमा ने जल्दी से जग में से पानी भर कर दिया। फिर उनको नीम दराज छोड़कर वो दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में चले गए। वो बहुत गुस्से में अपने कमरे की तरफ आया था। इतनी देर में वो कमरे की हालत काफी बेहतर कर चुकी थी। ये क्या तमाशा था? लहजा बेपनाह संजीदगी लिए हुए था। खलंडरे से मोहद के लिए आयत का ये अंदाज बिल्कुल नया था। मुझे एक ही बार बता दो मेरे हवाले से किस किस्म के खदशात तुम्हारे दिल में मौजूद हैं, ताकि मैं एक ही बार बैठकर तुम्हारी गलत फहमी दूर कर दूं। उसके झुके सर को देखकर वो सख्ती से बोला, तुमसे शादी के बाद मेरे इस घर में मौजूद बाकी लोगों से रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया? वो मेरी कजन है, हम एक साथ एक घर में पले बढ़े हैं, एक ही घर में रहते हैं। कभी इससे सामना हो जाया करेगा तो कभी बातचीत, तो हर बार तुम ऐसी ही हंगामा करोगी? वो गुस्से में टहलते हुए बोला। आयत जैसे टिक कर बेड पर बैठ गई थी, ताहम उसका सर अभी तक झुका हुआ था। आज इस फजूल हरकत पर अम्मा मुतवज्जा हुई हैं। कल पूरा घर हो जाएगा। क्या इज्जत रख रही हो तुम मेरी? के कहेंगे सब के मैं इतना ही नजरबाज हूँ, या इतना थर्ड क्लास के शादीशुदा होकर भी अपनी साबका महबूबा पर नजर रखता हूँ, इसलिए मेरी बीवी झगड़ा और तमाशा करती है। इसके करीब आकर वो दबे लफ्जों में गराया, मुझे खुद पता नहीं है ऐसा क्यों किया मैंने, बस मेरा खुद पर बस नहीं चला। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे, वो मुझसे छीन लेगी तुम्हें बेबसी से, वो छीन लेगी तुम्हें मुझसे। बेबसी से रोते हुए उसने कहा, वो मुझे तुमसे दूर नहीं करेगी बेवकूफ औरत। मुझे अगर तुमसे छीनेगा तो तुम्हारा ये मनफी और शिद्दत पसंद रवैया, मैं क्या बच्चा हूँ या मिट्टी का गुड्डा जिसे तुम्हारे हाथ से छीनकर वो बगल में दबाकर ले जाएगी? 4 लोगों के सामने तुम्हें अपनाया है तो मर्द बनकर तुम्हारे साथ उम्र भर चलने का अज़म भी रखता हूँ, लेकिन भरी महफिल में उसको बात बात पर तंज का निशाना बनाना, जुबान खामोश हो तो शोले उगलती आंखें, अगर मैं नोट कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो अपना रवैया बदलो, वरना फिर मैं किसी किस्म के नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँगा। उंगली उठाकर उसे सख्ती से वार्न करने के बाद वो रुका नहीं था, कमरे से बाहर निकल गया था। खूबसूरत शाम का अंजाम इस नाअक्बत अंदेश सूरत और शिद्दत पसंद रवैये की नजर हो गया था। इस वक्त उसे अपने घुटन बाहर निकालने के लिए कुछ ताजा हवा की जरूरत थी। कोई भी मुझे नहीं समझता, कोई भी नहीं। सर हाथों में दिए वो फूट फूट कर रो रही थी।